टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 हुआ जारी। भारत के लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर। 3 आयामों और 10 संकेतकों के पैमाने पर तैयार होता है इंडेक्स। असम में आई बाढ़ की चपेट में काजीरंगा नेशनल पार्क, एक रिवराइन इकोसिस्टम है काजीरंगा। बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के प्रयास जारी। भारत में मातृत्व मृत्यु पर जारी हुआ एक स्पेशल बुलेटिन। भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात में कमी के संकेत। किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक है मातृत्व मृत्यु। मुंबई आधारित मॉलिब्डेनम प्लांट का काम लास्ट फेज में पहुंचा। अर्जेंटीना की कंपनी के नेतृत्व में तैयार हो रहा है प्लांट। अर्जेंटीना का 7वां सबसे बड़ा सहयोगी है भारत। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कई प्रावधानों को मिली हरी झंडी। उपभोक्ताओं के नजरिए से लाभदायक है अधिनियम। उपभोक्ता मामलों से जुड़े आयोगों के अधिकार क्षेत्र का किया गया विस्तार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस इंडेक्स का टाइटल चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द एसडीजीज रहा। इंडेक्स की माने तो कोरोना महामारी का गरीबी के मामले में अब तक हुए सुधार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आइए इस इंडेक्स के कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। 2005-6 से 2015-16 के बीच भारत के लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। बहुआयामी गरीबों की लगभग 84.3% आबादी सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहती है। इंडेक्स के मुताबिक लगभग 1/3 देशों की एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई है। वहीं 4 देशों भारत, आर्मेनिया, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी वैश्विक एमपीआई वैल्यू को लगभग आधा किया है। इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि बहुआयामी गरीबों की आबादी में से लगभग आधे बहुआयामी गरीब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर 3 में से 1 बच्चा बहुआयामी गरीब है, जबकि 6 में से 1 वयस्क बहुआयामी गरीब है। आपको बता दें कि एमपीआई को 2010 से जारी किया जा रहा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। बहुआयामी गरीबी मापन में 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इन तीनों आयामों का भार समान होता है। पहले आयाम स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 संकेतक पोषण और बाल मृत्यु दर आते हैं। दूसरे आयाम शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को शामिल किया गया है।
अंतिम आयाम जीवन स्तर के अंतर्गत 6 संकेतक खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, हाउसिंग और संपत्ति को रखा गया है। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवास और जनसंख्या परिदृश्य से संबंधित लैंसेट रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 2017 से 2100 तक 195 देशों और क्षेत्रों के लिए आंकड़ों का अनुमान दिया गया है। आइए रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसके हिसाब से वैश्विक TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2100 में 1.66 होने का अनुमान है। TFR का मतलब महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या से है। 2064 में वैश्विक जनसंख्या के 9.73 बिलियन के पीक पर पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद वैश्विक जनसंख्या के घटकर 2100 तक 8.79 बिलियन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2100 में जनसंख्या के मामले में 5 सबसे बड़े देश भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान होंगे। इसके अलावा 2100 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग एज पॉपुलेशन वाला देश होगा। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो TFR में 2040 तक तेजी से कमी आएगी, जो कि 2100 तक 1.29 होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत में अभी TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के बेहद करीब है। भारत की जनसंख्या के 2048 तक पीक पर पहुंचने की उम्मीद है। उस वक्त तक भारत की जनसंख्या 1.61 बिलियन तक अनुमानित है। इसके बाद जनसंख्या में गिरावट होगी और यह 2100 तक 1.09 बिलियन हो जाएगी। कोविड-19 के चलते आजीविका के लिए परेशान एक समूह ने GFATM यानी ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स, TB एंड मलेरिया में याचिका दायर की है। इस समूह में सेक्स वर्कर्स, ट्रांस पर्सन्स, ड्रग यूजर्स और HIV एड्स से पीड़ित लोग शामिल हैं। उनका यह विरोध कोविड-19 में सरकारों और बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा रिलीफ फंड को इग्नोर किए जाने को लेकर है। याचिका में कहा गया है कि हमारी नौकरियां चली गईं, घर छिन गए, हमें बीमार होने का खतरा भी है। जब तक दोबारा काम शुरू नहीं होता, हम कैसे सरवाइव करेंगे? इसके बावजूद न ही सरकार, न ही UN और न ही किसी बहुपक्षीय संस्था ने हमारी सुध ली है। GFATM की स्थापना 2002 में एड्स, TB और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए की गई थी। यह सरकारों, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इन बीमारियों से लड़ने में प्रयासरत है। अगली खबर देखते हैं। बीते कुछ दिनों से असम और बिहार बाढ़ की चपेट में हैं। असम स्थित KNPTR यानी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गया है। हर साल आने वाली इस बाढ़ को छठी सबसे खराब बाढ़ माना जा रहा है। हालांकि लगभग हर साल तबाही का मंजर दिखाने वाली ये बाढ़ काजीरंगा नेशनल पार्क के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक काजीरंगा एक रिवराइन इकोसिस्टम है, न कि सॉलिड लैंडमास इकोसिस्टम। यही वजह है कि इसे बाढ़ की ज़रूरत होती है। रिवराइन इकोसिस्टम बनता भी बाढ़ से है और अस्तित्व भी बाढ़ के पानी पर टिका होता है। बाढ़ की प्रकृति रीजेनरेटिव होती है, जो कि काजीरंगा के जल निकायों और लैंडस्केप को बनाए रखने में मददगार है। काजीरंगा का लैंडस्केप आर्द्र भूमि, घास भूमि और अर्ध पर्णपाती सदाबहार वनों से बना है। KNPTR की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसका अधिकांश क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से निर्मित हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले भारी बाढ़ 10 सालों में एक बार आती थी, लेकिन अब यह स्थिति लगभग हर साल बनती है। जानवर बाढ़ से बचने के लिए कार्बी एंगलोंग के ऊंचे क्षेत्रों में चले जाते हैं। पहले काजीरंगा और कार्बी एंगलोंग एक ही लैंडस्केप का हिस्सा थे, लेकिन अब जानवरों को राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से गुजरना होता है, जिससे वाहनों की तेज स्पीड के चलते भी उनकी मौत हो जाती है। इन चुनौतियों से निपटने के प्रयास में कुछ उपाय किए गए हैं। मसलन बाढ़ के दौरान NH 37 पर धारा 144 लागू करना, वाहनों की स्पीड सीमित करना, बैरिकेड्स लगाना, जिससे जानवरों का कार्बी एंगलोंग तक जाना सुरक्षित हो सके। इसके अलावा काजीरंगा में ही आर्टिफिशियल हाईलैंड्स का निर्माण किया गया है। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने NH 37 पर एक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव किया है। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में माइनिंग गतिविधियों पर रोक के संबंध में आदेश भी दिए थे। इधर मध्य प्रदेश के वन विभाग से डॉल्फिन के सेंसस पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चंबल रिवर सेंचुरी में केवल 68 डॉल्फिन बची हैं। इस सेंचुरी का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है।
पिछले 4 सालों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या 13% कम हुई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने चंबल की डॉल्फिन्स पर अध्ययन किया था। इसके मुताबिक चंबल नदी में अधिकतम 125 डॉल्फिन की क्षमता है। यहाँ पर डॉल्फिन की रेयर स्पीशीज प्लेटेंसिटा गैंगेटिकाया गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह फ्रेश वाटर में ही रह सकती है। इसे नदियों के स्वस्थ पारितंत्र का सूचक माना जाता है। यह ब्लाइंड होती हैं। भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बाइकैच और प्रदूषण का बढ़ना इसके लिए प्रमुख खतरे हैं। हाल ही में NGT ने RO प्यूरिफायर को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है। निर्देश में जिन जगहों पर पानी में TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो, वहां साल के अंत तक RO प्यूरिफायर के उपयोग को बंद करने की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही NGT ने जनता को डीमिनरलाइज्ड पानी द्वारा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा है। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। TDS अकार्बनिक लवण के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों की छोटी मात्रा से बना होता है। WHO के मुताबिक 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे के TDS स्तर को सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि 900 मिलीग्राम प्रति लीटर TDS को खराब और 1200 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर TDS अस्वीकार्य है। RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस एक वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए पानी से दूषित पदार्थों को निकालते हैं। इस प्रक्रिया में आधे से ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए NGT ने अपने हालिया निर्देश में सरकार से यह भी कहा है कि वह देश भर में जहां भी RO की अनुमति है, वहां 60% से अधिक पानी की रिकवरी बाध्यकारी करे। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिसर्च पेपर के मुताबिक कार्बन प्राइसिंग से कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम किया जा सकता है। इस अध्ययन में उन 142 देशों की जांच की गई जिन्होंने 1990 के दशक में ऐसी मूल्य निर्धारण प्रणालियों की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और मैक्वेरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि 2007 से 2017 के बीच कार्बन प्राइसिंग लगाने वाले देशों में CO2 उत्सर्जन में 2% की गिरावट आई है, जबकि जिन देशों में कार्बन प्राइसिंग नहीं लगाया गया है वहां CO2 उत्सर्जन 3% बढ़ा है। आपको बता दें कि कार्बन प्राइसिंग कार्बन प्रदूषण पर लगाई जाने वाली एक कीमत है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और क्लीनर विकल्पों में निवेश को बढ़ावा मिल सके। कार्बन प्राइसिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के ETS यानी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम और कार्बन टैक्स के द्वारा लागू की जाती है। ETS को कैप एंड ट्रेड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसमें उद्योगों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कुल स्तर को कैप यानी कि निश्चित किया जाता है। साथ ही इसमें उस सीमा से कम उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को अपनी अतिरिक्त बची मात्रा के एमिशन को बड़े उत्सर्जकों को बेचने की अनुमति होती है, जबकि कार्बन टैक्स में सीधे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कर लगाया जाता है, यानी कि इसमें जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री के आधार पर कार्बन की कीमत निर्धारित की जाती है। हाल ही में ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा भारत में मातृत्व मृत्यु पर एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया गया था। इसके मुताबिक भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात में कमी आई है। 2015 से 17 में 122 के मुकाबले 2016 से 18 में यह अनुपात 113 था। मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु का मतलब है किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत। 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है। सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु अनुपात 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 को प्रारंभिक चरण के क्लिनिकल ट्रायल में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता हुआ पाया गया है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से AZD1222 का विकास किया है। यह वैक्सीन चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस CHADOX1 पर आधारित है। AZD1222 वैक्सीन चिंपैंजी में कॉमन कोल्ड के कारक वायरस के जेनेटिकली इंजीनियर्ड रूप को संशोधित करके बनाया गया है ताकि यह लोगों में संक्रमण का कारण न बने, साथ ही कोरोना वायरस की नकल भी कर सके।
दरअसल वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन स्पाइक प्रोटीन को वैक्सीन में ट्रांसफर करके ऐसा किया। आपको बता दें कि स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस मानव शरीर पर हमला करता है। इस तरह के प्रयोग से वैक्सीन कोरोना वायरस की पहचान कर सकेगा और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसका मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगी। वैक्सीन का यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में दूसरे और तीसरे चरण का संयुक्त ट्रायल हो रहा है। साथ ही एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका के लिए 400 मिलियन और यूके के लिए 100 मिलियन डोज का उत्पादन करने के लिए सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO के हिसाब से वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। वहीं भारत में भी पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल को देश भर में शुरू किया गया है। पहले और दूसरे चरण पर संयुक्त रूप से काम करने की योजना है। पहले चरण में 375 वॉलंटियर्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए नामांकित किया गया है, जबकि दोनों चरणों के लिए 1125 वॉलंटियर्स का नामांकन करने की योजना पर काम चल रहा है। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित दवा कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। ICMR ने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 12 जगहों का चयन किया है। भारत बायोटेक के अलावा जाइडस कैडिला को भी अपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए अधिकारियों से मंजूरी मिल गई है। अगली खबर देखते हैं। अर्जेंटीना द्वारा मुंबई में फिशन मॉली प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे मॉलिब्डेनम प्लांट का काम लास्ट फेज में है। इस प्लांट के उत्पादन का फोकस आइसोटोप्स हैं। प्लांट को अर्जेंटीना की पब्लिक सेक्टर कंपनी INVAP द्वारा तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत और अर्जेंटीना के बीच 2019 में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ की घोषणा की गई थी। इसके तहत जिन 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार किए जाने हैं, उनमें से एक एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है। भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार पिछले 10 सालों में दोगुना हो गया है। भारत अर्जेंटीना का 7वां सबसे बड़ा सहयोगी है। आपको बता दें कि मॉलिब्डेनम आइसोटोप MO95 और MO96 का उपयोग मेडिकल रेडियो आइसोटोप्स के उत्पादन में किया जाता है। बीते दिनों भारत और अमेरिका के बीच SEP यानी स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। ऊर्जा के रणनीतिक महत्व को समझते हुए दोनों देशों के बीच SEP अप्रैल 2018 में गठित की गई थी। SEP के तहत सहयोग के 4 प्रमुख पिलर्स हैं: पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत समृद्धि। मीटिंग के दौरान स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के रखरखाव और संचालन को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही एक पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया। इसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन जैसे स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए तकनीक को बढ़ावा देना है। इस मौके पर 2021 में आयोजित होने वाले पहले सोलर डेक्लाथॉन में भारत की भागीदारी के लिए भी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही 21वीं सदी की कोयला ऊर्जा व्यवस्था पर भी सहयोग के लिए सहमति बनी। इसका मकसद उत्सर्जन को CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक के जरिए लो टू जीरो करना है। ऊर्जा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने एक नई पहल रेज यानी रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी लॉन्च की। इसका मकसद बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। बीते दिनों एक अमेरिकी सीनेटर ने भारतीयों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड में आने वाली समस्याओं की तरफ सबका ध्यान खींचा। सीनेटर के मुताबिक भारतीय नागरिक को स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड देने का बैकलॉग वर्ष बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में यह बैकलॉग वर्ष 195 वर्ष से अधिक है। सीनेटर ने सहयोगी सीनेटर्स से अपील की है कि वो इससे जुड़े कुछ रेजोल्यूशन ले आएं और साथ ही उसने हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट को बेहतर करने के सुझाव भी सामने रखे हैं। इसमें सबसे पहले बैकलॉग में फंस गए इमिग्रेंट्स और उनके परिवारों को अर्ली फाइल की अनुमति देकर प्रोटेक्ट करना है। फिर कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स जो ओवरसीज बैकलॉग में फंसे होने के कारण अर्ली फाइल करने में असमर्थ हैं, उनके लिए अलग से एक ग्रीन कार्ड सेट तैयार किया जाए। फिर H1B नियमों में सुधार की बात है।
इसके अंतर्गत 50 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी कंपनी में 50% से अधिक इमिग्रेंट को काम पर रखने से प्रतिबंधित करना है। H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में रखने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड अमेरिका के प्रवासियों के लिए जारी किया गया एक दस्तावेज है। ग्रीन कार्ड रखने वाले को स्थायी रूप से अमेरिका में निवास करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकों को मिले EB यानी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की बात करें तो 9008 EB1 श्रेणी के, 2908 EB2 श्रेणी के और 5083 EB3 श्रेणी में ग्रीन कार्ड मिले हैं। बीते दिनों भारत ने USTR यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को इक्वलाइजेशन लेवी के तर्कसंगत होने की बात कही है। भारत इस मामले पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय चर्चा में शामिल होने के लिए भी तैयार है। दरअसल USTR ने पिछले महीने नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर, लिंक्डइन और स्पॉटिफाई जैसे अमेरिकी डिजिटल सेवा कंपनियों के राजस्व पर भारत सहित 10 देशों द्वारा अपनाई गई या विचाराधीन करों की जांच शुरू की थी। भारत ने बताया है कि इक्वलाइजेशन लेवी सभी गैर निवासी नॉन परमानेंट एस्टैब्लिश्ड ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर समान रूप से लागू होता है। साथ ही इसे केवल 20 मिलियन रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाली कंपनियों पर लगाया गया है। इससे छोटे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। इसके अलावा इसका मकसद बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, न कि किसी अमेरिकी कंपनी या कंपनियों को टारगेट करना। भारत ने अमेरिका को आश्वस्त किया है कि इक्वलाइजेशन लेवी WTO और अंतर्राष्ट्रीय कराधान समझौतों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिकांश प्रावधानों को लागू किया गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं को और अधिक शक्ति प्रदान करने वाला है। आइए नए अधिनियम में हुए कुछ मुख्य बदलावों पर नज़र डालते हैं। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बहुस्तरीय और टेलीमार्केटिंग लेन देन करने वाले लोग भी उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता अब अपने निवास स्थान या वर्क प्लेस से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला आयोगों का आर्थिक अधिकार क्षेत्र 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और राज्य आयोगों का अधिकार क्षेत्र 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग द्वारा की जाएगी। राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले जिला आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करने की जरूरत होती है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये थी, जिसे हटा दिया गया है। राज्य आयोग में अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। इसके अलावा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों को अनुमति दी जा सकती है। इस अधिनियम में भ्रामक विज्ञापनों, उत्पादों के सेलिब्रिटी समर्थन, एपेक्स सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन, ई-कॉमर्स आदि के बारे में कुछ प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। हालांकि ई-कॉमर्स से संबंधित प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता से संबंधित एक खंड नोटिफाई किया गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शीघ्र सहायता और निकासी के लिए ICC यानी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाया है। यह सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म घरेलू विमानन उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए बनाया गया है। ICC की स्थापना की घोषणा 2020-21 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। इस 10 सदस्यीय ICC का नेतृत्व विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंबर दुबे करेंगे। इसका मकसद निवेश में तेजी लाने के साथ साथ स्पेशल इंसेंटिव्स, नीतिगत हस्तक्षेप, शीघ्र मंजूरी और सिस्टमैटिक रेफरेंस की ज़रूरत वाले प्रोजेक्ट्स को EGOS यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के सामने लाना है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट्स की पहचान भी करेगा और EGOS निवेशकों और राज्यों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखेगा। तो वहीं राज्यों को इंस्टीट्यूशनल सेटअप का हिस्सा बनाने के लिए भी प्रयास करना एक इसका प्रमुख कार्य होगा। ICC उन नीति और विनियामक मुद्दों की पहचान भी करेगा जो निवेश के रास्ते में रुकावट बनते हैं। साथ ही यह संभावित निवेशकों द्वारा EGOS के सामने प्रस्ताव लाने में भी सहायता करेगा। बीते दिनों गोपाल कृष्णन समिति ने नॉन पर्सनल डेटा से संबंधित ड्राफ्ट रिपोर्ट को जारी किया है।
समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जनता को सुझाव देने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया है। रिपोर्ट में देश में विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा नॉन पर्सनल डेटा के उपयोग को अनुमति देने की बात रखी गई है। साथ ही इसकी निगरानी के लिए एक नए प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया गया है। नॉन पर्सनल डेटा में उन सूचनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें किसी तरह के व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती। इसका मतलब कि ऐसे डेटा को देखकर किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती। रिपोर्ट में नॉन पर्सनल डेटा को स्रोत के आधार पर 3 मुख्य कैटेगरी पब्लिक, कम्युनिटी और प्राइवेट में बांटा गया है। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा में सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा जैसे जनगणना, कर प्राप्तियों से संबंधित डेटा इत्यादि शामिल हैं। एक ही भौगोलिक स्थान, समान धर्म, नौकरी या अन्य किसी समान सामाजिक हित से जुड़े लोगों के समूह के बारे में जानकारी देने वाला डेटा कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा के अंदर आता है। इसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों, बिजली वितरण कंपनियों आदि द्वारा एकत्र किए गए डेटा को रखा गया है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रोड्यूस किए गए डेटा जो स्वामित्व सॉफ्टवेयर के आवेदन से प्राप्त किया गया हो, उसे प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा के अंदर लाया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार सीरीज में द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर, मांडू एंड ओमकारेश्वर टाइटल से वेबिनार आयोजित किया था। महेश्वर मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक नगर है। इसका नाम भगवान शिव या महेश्वर के नाम पर पड़ा है। इसका जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के राज्य की राजधानी था। इस क्षेत्र की विशेषता महेश्वरी साड़ियाँ और फैब्रिक भी हैं, जिनकी शुरुआत अहिल्या देवी होलकर ने सूरत और दक्षिण भारत से बुनकर बुलवाकर की थी। महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मांडू सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेवा कुंड और जहाज महल प्रसिद्ध स्थल हैं। रेवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर द्वारा, जबकि जहाज महल को गियासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। यहाँ भगवान शिव ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग वे स्थान कहलाते हैं जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे एवं ज्योति रूप में स्थापित हैं। आइए अब डाल लेते हैं मैपिंग सेक्शन पर एक नजर। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन अपनी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा से साझा करता है। इसके दक्षिण में ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव स्थित है। कर्च जलसंधि सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ती है। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन में बहने वाली डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चर्चा में रहने वाला क्रीमिया यूक्रेन के दक्षिण में क्रीमियन प्रायद्वीप पर है। यह ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में स्थित है। क्रीमिया आधिकारिक तौर पर यूक्रेन का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन साल 2014 में रूस ने इस पर अधिकार कर लिया था। आज हम आपको यूएई के मैप के साथ छोड़कर जा रहे हैं। यह देश मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे होप मिशन की वजह से चर्चा में है। आपको यूएई के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में इससे जुड़ी जानकारियों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में लगाया गया। इससे ई मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी। इस चार्जिंग प्लाजा से 5 विभिन्न तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को चार्ज किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना के जहाजों ने अंडमान और निकोबार द्वीपों के पास अमेरिका की यूएसएस निमित्ज के साथ पासेक्स यानी पासेज एक्सरसाइज किया। यह अभ्यास तब किया गया जब यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में प्रवेश कर रही थी। सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने ब्लैकरॉक नाम के एक नए मालवेयर के बारे में अलर्ट किया है। यह अमेजन, फेसबुक, जीमेल और टिंडर समेत लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी की चोरी कर सकता है। ब्लैकरॉक कोई नया मालवेयर नहीं है, बल्कि यह जेरस मालवेयर के लीक हुए स्रोत कोड पर आधारित है।
बीते दिनों एक विशाल क्षुद्रग्रह 2020 ND पृथ्वी के पास से गुजरा। क्षुद्रग्रह 2020 ND लगभग 170 मीटर लंबा है, जो पृथ्वी के लगभग 50,86,328 किलोमीटर के करीब से गुजरा। इतने पास से गुजरने वाले किसी भी क्षुद्रग्रह को संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह माना जाता है। इसकी गति 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। बीते दिनों मिजोरम के कोलासिब में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से किया गया। 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले इस फूड पार्क से सीधे तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा। साथ ही इस क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल को लॉन्च किया गया। इसका मकसद कोरोना वायरस के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साइको सोशल सहायता प्रदान करना रहेगा। इस पहल को मानव पूंजी को मजबूत बनाने और शिक्षा क्षेत्र में उत्पादकता और कौशल सुधार के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया है। एक जानकारी के मुताबिक भारत अपने आधे से अधिक सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना बना रहा है। इसके बाद भारत में केवल 5 बड़े सरकारी बैंक रहने की उम्मीद है। योजना के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने पर विचार कर रही है। विश्व बैंक और IMF के आंकड़ों के मुताबिक 2024 तक चीन GDP के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर चला जाएगा। साथ ही यह अनुमान है कि 2024 में GDP के आकार के अनुसार शीर्ष 5 देशों में से अधिकांश देश एशिया से होंगे। इन आंकड़ों ने GDP में भारत के तीसरे पायदान पर पहुंचने की संभावना जताई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के 1200 व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्राथमिक स्तर पर शिक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यह समग्र शिक्षा फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत आता है। निष्ठा को फेस टू फेस मोड के लिए 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। बीते दिनों राज्यसभा के 61 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 45 ने शपथ ली। यह पहला मौका था जब संसद सत्र में न हो और फिर भी शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा हॉल के अंदर आयोजित किया गया हो। इन 45 में से 36 सदस्य पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय, युवा और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने साथ काम करने पर सहमति जताई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां यूनिसेफ, UNDP, UNFPA, UNODC, UNEP, UNHCR और ILO इसमें शामिल होंगे। युवा एक बहुहितधारक मंच है जिसका मकसद युवाओं को शिक्षा और सीखने से लेकर उत्पादक कार्य और सक्रिय नागरिकता के लिए तैयार करना है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहला मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से होते हुए त्रिपुरा के अगरतला तक पहुंचा। दरअसल भारत ने 2015 में बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके मुताबिक भारत व्यापार के लिए बांग्लादेश के रेल, जल और स्थल मार्ग का उपयोग कर सकता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील के पानी के रंग के गुलाबी होने के पीछे का कारण बड़ी मात्रा में हेलोर्किया नामक माइक्रोब्स की पानी में मौजूदगी को बताया गया है। यह जांच पुणे स्थित एक संस्थान द्वारा की गई। हेलोर्किया या हेलोफिलिक आर्किया एक बैक्टीरिया कल्चर है जो सॉल्ट सैचुरेटेड पानी में पाया जाता है। यह गुलाबी वर्णक पैदा करता है। बीते दिनों IIT दिल्ली द्वारा विकसित कम लागत वाला कोविड-19 टेस्ट कोरोश्योर शुरू किया गया। कोरोश्योर RT-PCR आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से लाभार्थियों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी में मदद मिलेगी। योजना के मुताबिक सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले व्यक्ति अपने निवास स्थान पर बांटे जाने वाले खाद्य पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। NFRA यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में TAC यानी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। TAC में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। TAC NFRA की एग्जीक्यूटिव बॉडी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स से संबंधित मुद्दों पर सलाह देगी। NFRA को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 1 अक्टूबर 2018 को गठित किया गया था। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 750 बिलियन यूरो यानी 860 बिलियन डॉलर के कोरोना वायरस रिकवरी फंड पर सहमति जताई है। इससे सदस्य देशों को आर्थिक मंदी को कम करने में मदद मिलेगी। इस आपातकालीन फंड से 390 बिलियन यूरो बतौर ग्रांट्स दिया जाएगा, जबकि 360 बिलियन यूरो को कम ब्याज वाले लोन के रूप में दिया जाएगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।